नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। चुनाव की तैयारी में जुटा निर्वाचन आयोग आज से शुरू हुआ वोटर आईडी से आधार नंबर जोड़ने का अभियान। 1 अगस्त 2022 से 31 मार्च 2023 तक चलेगा अभियान। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं के जोड़ेंगे आधार नंबर, ऑनलाइन भी जुड़वा सकेंगे आधार नंबर। साल में 4 तिथियों में 18 साल पूर्ण करने वाले युवा होंगे पात्र। 1 जनवरी से 1 अप्रैल, 1 अगस्त तक 1 अक्टूबर को 18 साल के हुए युवा होंगे पात्र। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने एडवांस में कर सकते हैं आवेदन। 17+ होने के बाद ही आवेदन कर सकते हैं। 18 के होने के बाद नाम जुड़ेगा। आधार नंबर जुड़वाना है। स्वैच्छिक आधार नंबर नहीं जुड़वाने पर नहीं हटेगा मतदाता सूची से नाम। 9 नवंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का होगा। मैंने स्वैच्छिक पहले ही कहा, स्वैच्छिक। हाँ, करने के पीछे क्या निर्वाचन आयोग का ये वजह कि आगे आने वाले समय में और अब बेशक होगा जो ऑनलाइन वोटिंग। नहीं, ऑनलाइन वोटिंग करने की प्रक्रिया पे विचार तो चल ही रहा है। आधार लिंक करने से एक तो फायदा ये है कि आपकी जो एंट्रीज है उसका सत्यापन हो जाता है आपका आधार कार्ड से, और जो मल्टीपल एंट्रीज होती हैं उसको रोकने में मदद देते हैं। आप भी जानते हैं सारी चीजें। एक चीज और मैं आपसे, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। एक चीज और है जो मैं कार्यक्रम के बारे में आपको बता दूं। जो हर साल एक एसएसआर होता है, संक्षिप्त पुनरीक्षण कहते हैं, जो मैं कह रहा था कि साल में एक बार काफी इंटेंसिव एक्सरसाइज होती है। तो इस वर्ष की जो एसएसआर है, जो पुनरीक्षण की कार्रवाई होनी है, उसकी डिटेल्स, उसका प्रोग्राम जारी हो गया है। हम आपसे शेयर भी कर लेंगे। 9 नवंबर को, तो 9 नवंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा, जिसको अपन कहते हैं कि वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा 9 नवंबर को, ड्राफ्ट लिस्ट का। और 8 दिसंबर तक जो व्यक्ति अपना नाम जुड़वाना चाहता है, या किसी पे कोई आपत्ति भी करते हैं लोग कि इनकी मृत्यु हो गई है या गांव छोड़ के चले गए हैं, तो दावे और आपत्ति जो है वो आपके 8 दिसंबर तक प्राप्त किए जाएंगे। उसके बाद उसका निराकरण होगा और फाइनल जो मतदाता सूची है 1/1/23 की स्थिति में, 1 जनवरी 2023 की स्थिति में जो फाइनल मतदाता सूची है उसका प्रकाशन 5 जनवरी 2023 को होगा। तो 5 जनवरी 2023 को एक मतदाता सूची अंतिम रूप से प्रकाशित होगी, जिसमें 1/1/2023 तक जो लोग 18 साल के हैं या 1/1/23 की स्थिति में वो जारी की जाएगी। लेकिन उसके बाद भी नाम तो सतत जोड़ने की प्रक्रिया चलती रहती है, वो चलती रहेगी और लोगों के नाम जुड़ते रहेंगे। आईडी कार्ड बनते हैं वो बीएलओ के माध्यम से उसके घर पे दिलवाते हैं। अभी तक ये व्यवस्था है, लेकिन अब ये व्यवस्था हो गई है कि वोटर आईडी कार्ड, हम लोगों ने डाक विभाग से अनुबंध किया है, वोटर आईडी कार्ड अब डाक से आपके एड्रेस पे जाएगा। जो एड्रेस आप देते हैं, जैसे पासपोर्ट जाता है, जैसे आपका एटीएम कार्ड जाता है, उसी तरह से वोटर आईडी कार्ड भी डाक के स्पीड पोस्ट के माध्यम से व्यक्ति के निवास स्थान तक जाएगा। ये भी एक नई चीज आरंभ करी है। अब जितने कार्ड बनेंगे नए बच्चों के, जिसके भी बनते हैं, वो इसी रूप में जाएंगे। वोटर आईडी कार्ड भी चेंज हुआ है, आपको यहाँ बैठाना चाहिए। के बाद भी मैं बोलना रह गया कि मतलब ये भी ध्यान रहे, नहीं, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है कि आधार नंबर जो एकत्रित करेंगे लोगों से, तो उसकी जो आधार डेटा की जो गोपनीयता है, जो उसकी निजता है, उसका भी ध्यान रखा जाएगा। आधार नंबर 12 डिजिट का होता है। बीएलओ उसको जब एक बार एंट्री कर लेगा तो उस 12 डिजिट में से आखिरी 4 डिजिट ही दिखेंगे। शुरू के जो 8 डिजिट हैं उसको मास्क कर देगा, या तो उसको मिटा बने वो क्रॉस कर देगा, या उस पर कुछ चिपका देगा। मतलब व्यक्ति के आधार डेटा की गोपनीयता का भी, उसकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। बजाबता उसमें व्यवस्था है कि तहसील में जब वो फॉर्म रखे जाएंगे एंट्री के बाद, तो उसको डबल लॉक में रखा जाएगा। जैसे अपन मतपत्र या मतपेटियां रखते हैं, उस तरह की सुरक्षा इसके साथ रखी जाएगी कि आधार डेटा जो इकट्ठा हुआ है वो यहाँ वहाँ मतलब उसका ये ना हो। एक कराओ ना किसी का, इनका करा दो। देखिए, जितने लोगों, एक तो मैंने कहा स्वैच्छिक है, बट फिर भी एक पूरी व्यवस्था है जिससे ज्ञात होगा कि किस क्षेत्र में कितने मतदाताओं में से कितने मतदाताओं का नाम, आधार नंबर हम प्राप्त कर पाए।
उससे बीएलओ की परफॉर्मेंस भी पता चलती है, या उसमें से ऑनलाइन कितना हुआ, बीएलओ के माध्यम से कितना हुआ। तो बीएलओ पे नियंत्रण कह लें या मॉनिटरिंग कह लें, वो हम लोग करेंगे। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को सौगात दी है, कर्मचारियों को बधाई के साथ सौगात दी है। इस निर्णय का हम सभी स्वागत करते हैं। प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को राहत और सहयोग दिया है। कांग्रेस के आरोप पर कांग्रेस ने तो कभी कुछ किया नहीं, बीजेपी कर रही है तो आरोप लगा रही है। विरोध करना उचित नहीं है। इस कार्य की कांग्रेस को सराहना करना चाहिए। कांग्रेस बताए कितने करोड़ दिए। 1,50,00,000 से लेकिन कांग्रेस अभियान से दूर है। दिग्विजय सिंह उससे ट्वीट करके विरोध भी जता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने उसको गलत बताया। देखिए, कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि ये राष्ट्र मजबूत हो। राष्ट्र की आज़ादी का महत्व हमारे देश के लोग समझें और आज़ादी देश में किन मूल्यों पर मिली है, और आज़ादी का उत्सव हमारा पूरा देश का हर नागरिक मना है, जिससे कि हर नागरिक में देश के अंदर आज़ादी का महत्व भी वो नागरिक समझे। और आज हम आज़ाद हैं तो आज़ाद क्यों है वो, और आज जिस तरह से जो कुछ ताकतें काम देश में कर रही हैं, उस दृष्टि से भी देश के लिए जो देश की हमारी विशेष रूप से युवा पीढ़ी है, वो राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के इतिहास से वाकिफ हो। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, और जैसे कल भी उन्होंने मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी में जिन लोगों ने जगह जगह अलग अलग बलिदान दिया है, उसका पूरा इतिहास भी कल उन्होंने अपने मन की बात में कई लोगों के नाम के उल्लेख के साथ किया है। साथ में ये भी कहा है कि जो हमारे आज़ादी में जो लोग जिनका बलिदान है, जिनका आज़ादी में इतिहास है, उनके नाम से स्टैचू लगाना, स्टेशनों के नाम करना, अन्य और जो भी योजनाएं हो सकती हैं, बाकी चीज़ें, तो देश के इतिहास को हमारी युवा पीढ़ी समझे और युवा पीढ़ी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो, राष्ट्रीय स्वाभिमान से ओतप्रोत हो। और ये जो तिरंगा झंडा है, ये हमारी शान है, यही हमारे आज़ादी का प्रतीक है, और इसको हम उत्सव और गौरव के साथ मनाएं, ये कर रहे हैं। कांग्रेस नहीं चाहती कि भारत कभी मजबूत हो। कांग्रेस चाहती है कि भारत में तुष्टीकरण की राजनीति करके और भारत को कमज़ोर किया जाए और कमज़ोर करके सत्ता प्राप्त की जाए। तो कांग्रेस ऐसी ताकतों का समर्थन कर रही है जो ताकतें देश को तोड़ने की बात कर रही हैं, जो ताकतें देश के फिर से गुलामी की बात कर रही हैं, जो ताकतें देश की गुलामी का षड्यंत्र कर रही हैं, उन सब ताकतों से कांग्रेस मिली हुई है। और इसलिए कांग्रेस नहीं चाहती कि ये आज़ादी का ये महोत्सव पूरे देश के लोग मनाएं, और इसलिए कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। एक बड़ी सौगात दी सरकार ने, घोषणा की है। देखिए, आज हमारे श्रावण मास के तीसरे सोमवार के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश के सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देते हुए और महंगाई भत्ते के रूप में जो पहले 31% है को 3% बढ़ाकर 34% किए जाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय का हम सब बहुत स्वागत करते हैं। इस पवित्र माह में पवित्र दिन और हमारे प्रदेश के जो लाखों शासकीय कर्मचारी हैं, उनको सबको एक बड़ी राहत, सहयोग
सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से दिया गया है। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को इस सौगात के लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बीजेपी को ही वोट करना, कांग्रेस आपत्ति दर्ज करा रही है कि अब शपथ धर्म का सहारा ले रही है बीजेपी। देखिए, ये कहना गलत है। बीजेपी के द्वारा कोई इस तरह का ना कहीं निर्देश होते हैं, ना बीजेपी के द्वारा इस तरह से कुछ होता है। और वहाँ पर पथरिया की जहाँ पर बात कर रहे हैं, जिन लोगों की बात कर रहे हैं, वो कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे। और इसलिए अब लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने स्तर पर प्रयास लोग कर रहे हैं। तो कौन थे, क्या थे, क्यों शपथ हो रही थी, हम उससे जांच से ही पता चलेगा। ठीक है सर। राजधानी भोपाल के उपनगर करोद में पीपल चौराहा स्थित हनुमान मंदिर प्रांगण में सावन के पवित्र माह में 12 ज्योतिर्लिंग पार्थिव शिवलिंग निर्माण का भव्य आयोजन धार्मिक सामाजिक कार्यकर्ता गौरी शंकर शर्मा काके के द्वारा धर्मावलंबियों के सहयोग से कराया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। 30 जुलाई से लगातार 6 अगस्त तक किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हैं। लगातार कई वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन धार्मिक और सामाजिक कार्यकर्ता गौरी शंकर शर्मा के द्वारा किया जा रहा है। देखिए लुइस मॉरिस की खास रिपोर्ट। अपना परिचय मीडिया जानना चाहती थी। राघवेंद्र सिंह तोमर, श्री राजपूत महापंचायत की अध्यक्षता का दायित्व था मेरे ऊपर। आज श्री राजपूत महापंचायत की वार्षिक आम सभा, प्रदेश भर के राजपूत सरदार आए थे भोपाल और वार्षिक सभा हुई थी। इसमें साल भर चले जो क्रियाकलाप थे राजपूत महापंचायत के द्वारा, एक महत्वपूर्ण संगठन है। ये सारे राजपूत संगठनों का समन्वय करता है, सर्वस्वीकार सर्वमान्य संगठन है। जो भी विषय ऐसे निकल के आते हैं उन पर यह काम करने वाला संगठन है। तो आज हमारे महासचिव अभय सिंह परमार ने पूरे साल जो क्रियाकलाप हुए, कोरोना के समय जो लोगों की मदद हुई, जो शस्त्र लाइसेंस वाली घोषणा है उस पर जो हुआ, उसके बाद जो सेना में नौकरी लगाने वाले जो विषय है इस पर जो की भी किया, ऐसे विषयों का वृत्तांत रखा गया सभी सदस्यों के बीच में। इसके साथ ही राजपूत महापंचायत के वार्षिक चुनाव जो है वो घोषित हो गए हैं। पुराने अध्यक्ष ने अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। एक कार्यकारिणी का गठन हो गया है, जो कार्यकारिणी 1-2 महीने तक, जब तक ये निर्वाचन प्रक्रिया चलेगी उस समय तक ये कार्य करेगी और महीने 1.5 महीने के अंदर दोबारा से विधिवत तरीके से संस्था का चुनाव होगा। बड़ी संख्या में राजपूत प्रदेश भर से आएंगे, जो इसके सदस्य हैं वो इसमें वोट करेंगे और फिर नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा और उसके बाद पुनः जो है ये संस्था राजपूत हित में, सनातन हित में, समाज के हित में ऐसे ही अच्छे तरीके से काम करती रहेगी। मीडिया का क्वेश्चन था कि पूरे प्रदेश में आपकी समाज के कितनी संख्या होगी, एक अनुमानित संख्या? देखिए, बड़ी संख्या है। हुआ ये है, ये भी बड़ा षड्यंत्र है राजपूतों के खिलाफ। पूरी व्यवस्था चल रही है जाति आधारित, लेकिन जनगणना जाति आधारित नहीं हो रही। नौकरियां जाति आधारित, चुनाव जाति आधारित, सब्सिडी जाति आधारित, शिक्षा में जो भी योजना है वो जाति आधारित, लेकिन जनगणना जो है होती है जो 10 वर्ष में, वो जाति आधारित नहीं हो रही। तो हो क्या रहा है कि राजपूतों की जो वास्तविक संख्या है उसको बहुत कम करके सब जगह प्रदर्शित किया जा रहा है। तो कोई ऑथेंटिक डाटा तो है नहीं कि राजपूत कितने हैं। मैं भी अगर कोई दावा करूंगा तो वो फिर उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या में राजपूत हैं। अनुमानित संख्या चाह रहा हूं, मिनिमम 10 लाख 20 लाख नहीं, अनुमानित संख्या का। अब देखिए, इस बार हम अपन तो ऐसे देखते हैं कि सामाजिक संस्थाएं जितनी भी बने उनको समाज के अनुकूल नियम कायदे कानून बनाने चाहिए, जे भी संस्थाएं नहीं बनानी चाहिए। तो ये जो जहाँ तक राजपूत महापंचायत की बात है, यहाँ सदस्य की जो शुल्क है वो मात्र 100 रुपये है। 100 रुपये दे करके कोई भी समाज का बंधु इस संस्था का सदस्य बन सकता है। बड़ी संख्या में लोग पहले से ही बने हुए हैं।
इसके साथ ही जो है बाई लॉज में 2 वर्ष का कार्यकाल अध्यक्ष के लिए रखा गया है, क्योंकि इससे पहले जो अध्यक्ष थे राघवेंद्र, मैं इसका अध्यक्ष था, तो उनका मनोनयन था, उसको निर्वाचन के द्वारा वो कराने के लिए हमने इस्तीफा दे दिया है। और अब जो है ये कानूनी तरीके से, विधि सम्मत तरीके से 1.5-2 महीने में निर्वाचन होगा। जो भी अध्यक्ष बनेगा उसका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए निश्चित किया गया है। कुछ संस्थाएं हैं, उन्होंने, राजपूतों की भी एक संस्था है, बहुत उसका महत्व बहुत कम है, क्योंकि उसके कार्यक्रम बहुत कम होते हैं, सदस्य संख्या बहुत कम है, 300-400 सदस्य उसके, लेकिन उन्होंने अपनी सदस्यता का शुल्क 1 लाख किया हुआ है। उस पर आपत्ति रखी है, सभी लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने एक राय से बोला है कि ऐसे नहीं, अगर आप समाज के बीच में काम करना चाहते हो तो समाज से दूर क्यों ले जा रहे हो संस्था को। तो ऐसे कुछ संस्थाएं हैं जिनका बहुत महत्व नहीं है, लेकिन वो उनको भी अपन रास्ते पे लाएंगे। यही काम है राष्ट्रीय राजपूत महापंचायत का, उस पर अपन भली भांति चलेंगे सब। मध्य प्रदेश में सरकार 2000 करोड़ रुपए का ऋण लेने की तैयारी में है। भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से 10 साल के लिए यह ऋण लिया जाएगा। इसके लिए बैंक ने 2 अगस्त को वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इसे 3 अगस्त को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस पूरे मामले में और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार को घेरे में लिया है। शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार कर्जा लेकर घी पाने का काम कर रही है। विकास के कोई सरकार के द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। सरकार लोन लेकर उस पैसे का इस्तेमाल खरीद फरोख्त करने में लगा रही है। देश में जो वचन पत्र रहता है, घोषणा पत्र कांग्रेस का बनता है, तो गौमूत्र खरीदने की चर्चा उसमें की जाएगी। देखिए, जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, छत्तीसगढ़ में चाहे गोबर खरीदने की बात हो, गौमूत्र खरीदने की बात हो, तो ये कमलनाथ जी सरकार थी मध्य प्रदेश में, तब गौशालाएं बनाई गई थी। 1000 गौशालाएं बनाई थी। मैं होशंगाबाद और हरदा जिला का प्रभारी था, हमने 10 बनाई थी। जो गौ माता को जो घास के लिए जो राशि थी उनके अनाज के लिए, वो 20 रुपये बढ़ा दी थी 3 रुपये से। इनने बीजेपी की सरकार आई तो उसको 1 रुपये 80 पैसे कर दिया, और आज भी सड़कों पे गौ माता बैठी है। कमलनाथ जी की सरकार ने चाहे गौशाला बनाई हुई या उनके राशन के लिए रुपए बढ़ाए हों, वहीं छत्तीसगढ़ की भूपेंद्र बघेल जी की सरकार गोबर खरीद के, गौमूत्र खरीद के, गौ संरक्षण के उसमें 25 कदम उनने आगे बढ़ा दिए। हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट मुख्यमंत्रियों में आज भूपेंद्र बघेल जी की गिनती होती है, क्योंकि जब गोबर और गौमूत्र खरीदा जाएगा तो गौ माता को संरक्षण रखेंगे, पालेंगे, गौशाला में रखेंगे। और जो भारत की संस्कृति है कि गौ हमारी माता है, हमारा तो यहाँ तक कहना है कि उनको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और मध्य प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ की तरह न केवल गोबर गौमूत्र खरीदेगी सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में, बल्कि हम लोग तो जो उन्होंने पास कर दिया है कि जो पुरानी पेंशन 2005 के पहले की लागू की जाए, वो भी करेंगे जो छत्तीसगढ़ में लागू हो गई है। तो निश्चित तौर पर जो अच्छे स्टेप्स हैं वहाँ के, उसको पूरे लेंगे। और ये भगवान श्री कृष्ण के जमाने से संस्कृति है कि गौ माता है और उसकी पूजा करना है, और इसीलिए उनको माता का दर्जा दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि उस मामले में भाई आदरणीय भूपेंद्र बघेल जी बहुत आगे बढ़ गए, उनको बधाई और शुभकामनाएं। कर्जा लेके घी पी रही है सरकार, काम कहीं हो नहीं रहे हैं। विकास के नाम पे स्मार्ट सिटी, अगर भोपाल की बात करें, सागर में स्मार्ट सिटी, काम रुके पड़े हैं। लोगों के दुकानें, मकान, झुग्गियां सब हटा दी, उनका व्यवस्थापन हुआ नहीं। तो कुल मिला के और खरीद फरोख्त में पैसा खर्च हो रहा है, और वो वहां से निकाला जाता है सरकार के अंदर से। करोड़ों में जिला पंचायत के यहाँ खरीद फरोख्त हुई, अलग अलग जगह हो रही। शपथ दिला रहे हैं कांग्रेस के लोगों को, बीजेपी को वोट देना है तुमको दमों के अंदर। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ, और महंगाई अलग बढ़ रही है। लोग रोज, अभी परसों मैनिट सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके एक बच्चे ने आत्महत्या की, सुसाइड की। कल एम्स की बच्ची ने सुसाइड कर ली। ये हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में? आए दिन रोज 3-4 सुसाइड युवा लोग कर रहे हैं। काम धंधा है नहीं, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाने का तेल,
दूध, पनीर, एक एक चीज महंगी हो गई है। लोग त्रस्त हैं और इसीलिए आत्महत्याएं हो रही हैं। लोगों का जीना दुभर हो गया। शिवराज जी ने यह कहा है कि ज्यादा से ज्यादा जगह खरीदना पड़े, चाहे किडनैप करना पड़े, चाहे दबाव डालना पड़े, झूठे केस लगाना पड़े 300 जगह, ये सब करो, लेकिन नगर पालिका जो है उसमें अध्यक्ष हमारा बनना चाहिए। इसका सबूत वहां से पथरिया से आ रहा है कि कांग्रेस के जो चुने हुए पार्षद को पकड़ के मंदिर में शपथ दिलाई जा रही कि आपको बीजेपी के प्रत्याशी वोट देना है। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की हत्या, गला घोटना, ये शब्द भी छोटे पड़ गए हैं जो कुछ भी आज मध्य प्रदेश में हो रहा है। अपमान नहीं होगा। ये तिरंगा बना के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं करोड़ों की तादाद में। ये इसमें करोड़ों खर्च होंगे। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 2000 करोड़ का ऋण दे रही है सरकार, शिवराज जी की सरकार। ये 10 साल में वापस किया जाएगा। एक तरफ आप कर्ज ले रहे हो, दूसरे करोड़ रुपए के तिरंगे लेके बांटेंगे और फिर तिरंगे को लहराने का एक प्रोटोकॉल है। ये तिरंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 26 जुलाई को देश को समर्पित किया था कि ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज रहेगा, और ये उन लोगों की गौरव गाथा बताता है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, जान दी, जेल गए अंग्रेजों की। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम, ये 10-10, 12-12 साल जेल में रहे। लेकिन जो लोग आज इस तिरंगे के बांटने की बात कर रहे हैं, एक नहीं था उस समय। वैसे इनका तिरंगे पे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर ये कर रहे हैं, लगेगा घर घर, इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसका अपमान नहीं होना चाहिए। तिरंगा लगाने का एक प्रोटोकॉल है। ऐसा ना हो कि इतने भारी तादाद में कहीं भी लगा दिए लोगों ने, उसके बाद गिर गया सड़क पर, जब इतनी तादाद में होगा उसका अपमान हो रहा है, क्योंकि वो अपमान उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का होगा जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई में अपनी जो शहीद हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रावण माह के तीसरे सोमवार की बधाई देते हुए प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बढ़ाने की महत्वपूर्ण घोषणा की। प्रदेश के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में जो वर्तमान में 31% है, उससे 3% बढ़ाकर 34% किए जाने का निर्णय लिया है। यह महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के शासकीय सेवकों के बराबर होगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अगस्त के वेतन में से जो माह सितंबर में भुगतान होगा उसे दिया जाएगा। इस निर्णय से इस वित्तीय वर्ष में लगभग रुपए 625 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। आज श्रावण के महीने का तीसरा सोमवार है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने मैं भी जा रहा हूं। आज सवारी में भी रहूंगा और महाकाल महाराज से यही प्रार्थना है कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी में आए। हमारा प्रदेश और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता जाए। अभी मध्य प्रदेश के हमारे शासकीय सेवकों को 31% महंगाई भत्ता मिलता है। 11% पिछली बार हमने एक साथ बढ़ाया था, लेकिन आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि हम अब 34% महंगाई भत्ता मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों को देंगे। केंद्र के शासकीय सेवकों को 34% महंगाई भत्ता मिलता है। ये फैसला अगस्त माह के वेतन जिसका भुगतान सितंबर में होगा उससे हम लागू कर रहे हैं। शासन के ऊपर लगभग 625 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा, लेकिन 7.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी बहनों और भाइयों को इसका लाभ मिलेगा और इसलिए उनकी बेहतरी के लिए हमने ये फैसला किया है।
मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का एक बयान बीते दिनों सामने आया था, जब उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कांग्रेस का गुंडा अध्यक्ष बना देना चाहिए। मंत्री सारंग ने इसके लिए सोनिया गांधी को भी पत्र लिखा है। मंत्री विश्वास सारंग के इस बयान का जवाब दिया है पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने। उन्होंने कहा कि विश्वास सारंग आज सत्ता के गुरूर में चूर है। लखन घनघोरिया ने कहा कि शायद वह उस समय को भूल गए हैं जब दिग्विजय सिंह की वह चरण वंदना किया करते थे। आज भी सोशल मीडिया में कई ऐसी तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर भी विश्वास सारंग दिग्विजय सिंह के पैर छू रहे हैं। लखन घनघोरिया ने कहा कि कैलाश सारंग का स्वभाव जितना शालीनता वाला था, विश्वास सारंग उसके विपरीत अहंकारी है। सरकार की तानाशाही का प्रतिकार करना, सरकार की जाति के खिलाफ लड़ना एक सच्चे नेता का सबसे बड़ा गुण होता है और माननीय दिग्विजय सिंह जी इस मामले में मुखर होके कहते हैं। सिर्फ बयानबाजी नहीं करते बल्कि हर गलत चीज़ का प्रतिकार हर रूप में करते हैं। यदि इसमें विश्वास सारंग जैसे व्यक्तित्व को तकलीफ होती है तो बड़ी विचित्र बात है। विश्वास सारंग थोड़ा पीछे जाके देखे तो कई ऐसे फोटोग्राफ सोशल मीडिया में भी वायरल हुए हैं जिसमें विश्वास सारंग माननीय दिग्विजय सिंह जी की चरण वंदना कर रहे हैं। विश्वास सारंग को कम से कम रिश्तों की मर्यादाओं का पालन भी करना चाहिए। कैलाश सारंग जी माननीय दिग्विजय सिंह जी के मित्रवत संबंध रहे हैं, ये विश्वास सारंग कहते रहे। सत्ता के गुरूर में इतना नहीं इतराया जाता जितना विश्वास सारंग इतरा रहे। समय आता जाता रहता है और यदि उनको लगता है कि दिग्विजय सिंह जी कि ये काम अलग श्रेणी में आता है तो हमको इनकी बुद्धि पे तरस आता है। पूरे भोपाल में इस बात की चर्चा बहुत है पूरे भोपाल में कि कैलाश सारंग में जो शालीनता थी, कैलाश सारंग जी में जो व्यवहारशीलता थी, उससे उलट अहंकार और घमंड की वो विश्वास सारंग में आ रही है। विश्वास सारंग को अपना आचरण और व्यवहार देखना चाहिए। आम जनमानस भी इस बात से दुखी है। वहाँ राजधानी भोपाल के मानस भवन में जस प्रमुख विधायक हीरालाल अलावा ने 2023 के चुनाव के लिए एक बार फिर से हुंकार भरी। साथ ही मध्य प्रदेश से हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में जेएस के कार्यकर्ताओं को मिली सफलता के लिए संगठन को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की। वहीं राष्ट्रपति पद पर आदिवासी समाज को मिली प्राथमिकता को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए अलावा ने भारत के सर्वोच्च पद महामहिम राष्ट्रपति के पद पर हमारे आदिवासी समाज को प्राथमिकता देने और महामहिम के जैसे पद पर हमारे समाज के लोगों को पहुंचाने को सकारात्मक रूप से देखते हैं। आज कई लोग बैठे हैं, किस प्रकार से देखते हैं? आज महामहिम पद पर भी हमारे देश में हमारे समाज और हमारे आदिवासियों का गौरव महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी है और देश उम्मीद करता है कि आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर, आदिवासियों की सुरक्षा को लेकर, आदिवासियों की संस्कृति को लेकर वो इस देश के 10 करोड़ से ज़्यादा आदिवासियों के साथ न्याय करेगी और आदिवासियों की जन भावनाओं को देखते हुए अनुसूचित क्षेत्रों में, आदिवासी इलाकों में ऐसे नए कानून बनवाएगी जिससे प्रदेश का आदिवासी और देश का आदिवासी सुरक्षित और संरक्षित महसूस करे। कोविंद जी भी एक वर्ग से थे और लंबा समय दिया उन्होंने, उस कार्यकाल को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, पूर्व महामहिम रामनाथ कोविंद जी, वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, हम उनसे आशावान्वित है और उनसे अपेक्षा करते हैं। उनके प्रति हम सब सकारात्मक नज़रें रखते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं। इस देश का करोड़ों आदिवासी समाज उम्मीद करता है कि जिस जल जंगल ज़मीन पर वो कई पीढ़ियों से निवास करता है
उन जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के साथ न्याय करेगी, उन जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को सामुदायिक वन अधिकार से लेकर उनके जंगलों में जीने और उनके जंगलों में उन्नति के रास्ते खोलेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल को हम सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि आदिवासियों के लिए वो कितना कर पाती है, नहीं कर पाती है, लेकिन हमारा नज़रिया सकारात्मक है महामहिम के प्रति। और हमारे देश के लिए गर्व का विषय है कि आज राष्ट्रपति पद जैसे महत्वपूर्ण पद पर देश की प्रथम नागरिक हमारे समाज के, हमारे आदिवासी समाज मीडिया की तैयारी हो चुकी है और ग्राउंड लेवल पे जयेश तैयारी कर रहे हैं। और निश्चित ही जिस प्रकार 2018 में हमने विधानसभा में दस्तक दी है, इस बार 2023 में विधानसभा में भी युवा जाएंगे और 2024 में लोकसभा में जाएंगे। अब कितने युवा जीत कर जाएंगे तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन निश्चित ही इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि 2023 और 24 में मिशन युवा नेतृत्व के तहत जयेश के नारा जो नारा दिया है उसको सफल करने के लिए हम कोई कसर नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में खरीद फरोख्त की राजनीति को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने निशाना साधा है। अजय सिंह ने कहा कि बड़ा दुर्भाग्य है, मध्य प्रदेश में इस तरह से कोई परंपरा नहीं रही है। इक्का दुक्का जिलों में कुछ चर्चाएं होती हैं, लेकिन थोक के भाव से जिस तरह से भाजपा के नेता लगे हैं वह अपने प्रदेश के लिए शुभ संकेत नहीं है। नगरीय चुनाव के अभी अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, वे जनपदों के हो जाएंगे, लेकिन कुछ जिला पंचायत में अभी बाकी है। यह सिलसिला चालू हुआ है जब 26-28 विधायकों की खरीद फरोख्त हुई, तब से लगातार धन बल बाहुबल का प्रयोग प्रचार तंत्र को खत्म करने में हो रहा है। अजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद भी हम लोगों को बहुत सचेत रहना होगा, इस तरह की हाथापाई और खरीद फरोख्त ना हो। बड़ा दुर्भाग्य है, मध्य प्रदेश में इस तरह से पहले कोई ऐसी परंपरा नहीं रही। इक्का दुक्का जिलों में कुछ चर्चाएं होती थी, पर लेकिन थोक के भाव से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगे हुए हैं, ये अपने प्रदेश के लिए शुभ संकेत नहीं है। नगरीय चुनाव के अभी अध्यक्ष के चुनाव होने वाला है, फिर जनपदों के हो गए हैं, लेकिन कुछ जिला पंचायत में अभी भी बाकी है। ये सिलसिला चालू हुआ जब 26-28 विधायकों की खरीद फरोख्त हुई और उसके से लगातार बाहुबल धन बल का प्रयोग प्रजातंत्र को खत्म करने में लगा है। 2023 में कांग्रेस सत्ता में आ जाए, उसके बाद भी हम लोगों को बहुत ही सचेत रहना पड़ेगा कि इस तरह की हाथापाई और खरीद फरोख्त ना हो। मेरा तो आग्रह है कि सुप्रीम कोर्ट एंटी डिफेक्शन लॉ का सही तरीके से उपयोग हो, कम से कम विधानसभाओं में इस तरह की घटनाएं ना हो। पहले था कि 1/3 विधायक यदि जाते हैं तो अलग पार्टी बना के मान सकते हैं, लेकिन जिस तरह से खरीद के और फिर चुनाव लड़ा के फिर लड़ाना, वापस पार्टी में आना, ये गलत परंपरा है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई व्यक्ति जो बिके उसको 6 साल के लिए अयोग्य घोषित होने की भी संभावना होनी चाहिए, तभी देश में स्वस्थ प्रजा। हमारे अंचल में सीधी संसदीय क्षेत्र में 9 निकायों के चुनाव में से 8 में कांग्रेस जीती। सिंगरौली जिला पंचायत भी तिलकराज सिंह की बेटी सोनम सिंह अध्यक्ष बनी, क्योंकि सीधी में शंका है भाजपा को, तो किसी न किसी तरीके से कोर्ट में उसको मामले को उलझा रखा है। एक आध दिन में वो भी फैसला हो जाएगा, तो सीधी भी उम्मीद है जिला पंचायत हम लोग जीतेंगे। सिंगरौली में दूसरी पार्टी की हार दिखी है। देखिए, विंद पहले भी कमजोर नहीं था, तो 18 में किस तरह से क्या हुआ ये सबको मालूम है, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन चंबल में जरूर उनको समीक्षा करनी चाहिए कि जो अभी हाल में उन्होंने किसी को इंपोर्ट किया है कांग्रेस पार्टी से, उनसे फायदा है कि नुकसान है। नाम आप सब जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। सभी जानते हैं, हम तो सभी जानते हैं। नहीं, सिंगरौली
मध्य प्रदेश का अंग है, लेकिन वहाँ की जो जनसंख्या है वो एक मिनी हिंदुस्तान है। वहाँ बिहारी हैं, दिल्ली वाले हैं, बंगाली हैं, उड़िया हैं और सब तरह के लोग हैं। नगरीय निकाय क्षेत्र एक सीमित क्षेत्र है वो, और मूल निवासी ज्यादा ग्रामीण में है। और ग्रामीण में देखिए तो वैढन जनपद हम जीते, जिला पंचायत हम जीते। नगरीय निकाय में अरविंद केजरीवाल जी के आना और जिस तरह से उसके बाद 1-2 दिन मार्केटिंग हुई, उसमें ही झाड़ू का खेल हुआ है। पर ये मध्य प्रदेश में चलेगा जादू, ये मुश्किल है। बिंद और ग्वालियर चंबल में जय। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।